आज खुश हूँ खुद से, तुमसे, सबसे, लिख नहीं पाऊंगी सच। ये इन पंक्तियों में ममता जी छोटी सी पंक्तियों में, कम पंक्तियों में गहरी सी गहरी बात कहना और मार्मिक और संवेदनशीलता के चरम को छूना आदरणीय ममता कालिया जी से ही संभव है। अदरवाइज हम बड़ी बड़ी लंबी लंबी कविताएं लिख कर भी उस सार और उस मार्मिकता को नहीं छू पाते हैं। तो आज ममता कालिया जी हमारे साथ है, जो किसी पहचान की मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि 10 उपन्यास, 16 कहानी संग्रह, 5 कविता संग्रह, 5 संस्मरण और 3 निबंध संग्रह और अनुवाद, यानी टोटल 36 से 37 किताबें मैम की आ चुकी हैं। और अभी आने वाली किताबों में 2-3 किताबों जो है वो लाइन में लगी हुई है, कुछ पर काम जारी है और शायद कोई प्रकाशन भी है। तो इस बारे में ममता जी से ही जानेंगे, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि रवि कथा क्या आप अभी 30वां अंश में लेकर आ रही हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि रवि कथा लिखने और शेष कथा कहने के बीच में 3 किताबों का अंतराल आया। हालांकि एक पूरी जीवन यात्रा रवि जी का साथ हम एक किताब में भी ला सकते थे, लेकिन हम इसके 3 अंश लेके आए हैं। तो उसका एक तो क्या कारण है 3 अंश लाने का, और दूसरा कि ये इतना हमारा आपका पूरा जीवन रवि जी के साथ है, रविंद्र कालिया जी के साथ रहा है, तो उनका आप पर प्रभाव कितना और कैसे आपने महसूस किया, या आपका रविंद्र जी पर प्रभाव? हाँ सीमा, तुमने एक साथ बहुत सारे प्रश्नों की कतार लगा दी है। और सच्ची बात तो ये है कि जब 2 लेखक साथ रहते हैं तो एक दूसरे पर कोई प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ता है, लेकिन वो प्रभाव धीमे धीमे आपकी नसों में उतरता जाता है जब हम किसी के साथ रहते हैं। जब 2016 में कैंसर से रवि का निधन हो गया तो मैं एकदम से खाली हो गई, घर भी खाली हो गया और मेरा मन भी खाली हो गया। बच्चे थोड़े दिनों बाद अपने अपने काम पर चले गए, अपने अपने शहर में, और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मुझे तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश ने कहा कि ममता जी आप कुछ लिखिए। तो मैंने कहा मेरा तो दिमाग और मन एकदम खाली है, मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, आप रवि पर ही लिखिए। मैंने कहा वो तो सबसे तकलीफ देगा काम है, अब जब वो नहीं रही उसे कहा नहीं आप लिखिए, किसी भी तरह लिखिए। तो वो एक तरह की मेरी शल्य क्रिया थी जब मैंने रवि पर लिखना शुरू किया, क्योंकि मैं उन्हें खो चुकी थी और उसके बाद मुझे मेरे हाथों से वो निकल के गए। मैंने पूरी कोशिश की, इतना उनका इलाज हुआ, इतने उनके ऑपरेशन हुए, लेकिन वो नहीं बच पाए। 4.5 साल उन्होंने फाइट की कैंसर को, लेकिन अंत में फिर वो हार गए। तो मैं लिखना तो मैंने शुरू किया उनकी तकलीफ की कहानी, लेकिन फिर मुझे लगा मैं क्या लिख रही हूँ, क्योंकि वो इतने जिंदा दिल इंसान थे। एक पंजाब की कल्चर जो होती है, खाओ पियो मस्त रहो, ठाके लगाओ, है ना, नाचो गाओ, तो बेफिक्र जिंदगी जीते थे वो। तो मैंने फिर उनकी इन फितरतों के बारे में लिखना शुरू किया। लेकिन अब मैं किताब तो लिख चुकी, लेकिन होता क्या है कि किताब लिखने के बाद भी आपके मन में चक्कर लगाती रहती है और लगता है अरे इसमें ये रह गया, इसमें ये रह गया, इसमें ये रह गया। तो शेष कथा लिखने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि बहुत सी बातें रह गई। एक दूसरे मेरे बहुत पाठकों ने ये कहा कि इस किताब से ये लगता है कि केवल जब आपकी शादी हुई और जब आपको कालिया जी मिले तभी आपने जीना शुरू किया, पहले के सालों का क्या हुआ। तो मैं थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में लिखना चाहती हूँ, क्योंकि रवि से पहले 24 साल मैंने बिताए अकेले, तो उन 24 सालों के बारे में तो कुछ रिपोर्ट होनी चाहिए ना। तो शेष कथा में मैं अपने माता पिता के घर के बारे में और अपनी विरासत के बारे में लिखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक बिल्कुल अलग कल्चर से आई थी, कालिया जी एक बिल्कुल अलग कल्चर से आए थे। हम लोगों का मिलना एक तरह के 2 कल्चर का मिलना था, उसमें कई बार क्लैश भी होता है और कई बार बहुत अच्छा भी लगता था, क्योंकि नई नई बातें सामने आती थी। और मुझे कई बार तो बहुत अच्छा भी लगता था कि अरे बहुत अच्छा वो बात। अब मैं माँ के घर जब जाती थी शादी के बाद तो मुझे खाना बहुत बेमजा लगता था। मैंने कहा ये क्या अग्रवाल गुप्ताओं का खाना जो है, इसमें खाना खाओ तो हाथ चिकने ही नहीं होते, और पंजाबी खाना खाइए तो उसमें तड़का ही होता है पाव भाजी का। तो आप ये सोचिए कि मेरे सारे जीवन में जो बदलाव आया उस बदलाव को भी मैं बताना चाहती हूँ। ये मेरी
रवि की माँ जो थी वो हमारे साथ रहती थी। तो जब पंजाब में आतंकवाद बहुत बढ़ गया और मेरे ससुर की डेथ हो गई, तो उसके बाद वो अकेली कैसे रहती, उनके सारे भाई बहन विदेश में हैं, तो उनको हम अपने पास ले आए इलाहाबाद में। तो तुम ये देखो कि वो इलाहाबाद में वहाँ फिर दो कल्चर का टकराव हुआ, क्योंकि वो इलाहाबाद या यूपी से कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाते पंजाबी। हाँ, उनके मन में छोटा सा पंजाब रहता था हमेशा, और वो हर समय कहते थे ये यूपी वाले ऐसे होते हैं, ये यूपी वाले ऐसे होते हैं। जैसे कि शादी के पहले मेरे मन में होता था कि पंजाबी लोग बहुत झगड़ालू होते हैं, पंजाबी लोग बहुत गंदे होते हैं, पंजाबी लोग बहुत खर्चा करते हैं, बहुत गंद फैलाते हैं। ये सब मेरे दिमाग में था दिल्ली में रहते हुए। और इनके मन में ये रहता था कि यूपी वालों का दूध पतला होता है, इनका खाना बेकार होता है, इनका जीने का तरीका बहुत खराब होता है। तो इन सब चीजों में सामंजस्य बिठाना कितना ये दो कठिन रहा कल्चर होगा। का जो टकराव था उसको विशेष कथा में लाना चाहते हैं, है ना। तो ये एक बड़ा काम है जो कि डिफिकल्ट भी है, क्योंकि मैं कोई भी इसमें पक्ष वो नहीं लेना चाहती, पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहती, मैं दोनों को दिखाना चाहती हूँ इसमें। एक तो ये, और दूसरे में आजकल एक कोरोना काल पे उपन्यास लिख रही हूँ, जिसमें मैं कोरोना की बहुत ज्यादा वो नहीं देना चाहती हूँ, अंधेरी साइड नहीं, बहुत लिख लिया गया, कितनी लोग मरे, लाशों की फोटो दिखाई गई, ये किया वो किया, मैं वो नहीं देना चाहती। मैं दिखाना चाहती हूँ कि कोरोना में भी कितने लोग जो है वो उससे बच के निकले, वो जीवित है, हम लोग और आप लोग जीवित है, कोरोना बीत गया। और साथ ही साथ कोरोना के बाद जो सर्वाइवर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो मैं एक उसके हैप्पी साइड के बारे में लिख रही हूँ कि कोरोना मेरे लिए हुआ नहीं है, क्योंकि मैं इतनी उम्र की हूँ, मुझे बच्चे बार बार कहने लगे आप परहेज नहीं करती, आप मास्क नहीं लगाती है, आपको कोरोना जरूर होगा। दोनों बच्चों को कोरोना हुआ, मुझे नहीं हुआ। क्या छोटे, भगवान की भी कृपा है। और ये भी हो सकता है कि आप जितने डरते हैं जिस चीज से, वो चीज उतना आपके ऊपर आक्रमण करती है, हमला करती है आपके ऊपर। और जब आप नहीं डरते हैं ना किसी चीज से, तो वो चीज आपको अपना सहभागी बना लेती है। मैम, आपकी रचना प्रक्रिया कैसी रहती है और आपका शेड्यूल क्या रहता है लिखने का? मैं बहुत ही अराजक हूँ लिखने के मामले में, और मेरा कोई शेड्यूल नहीं रहता है, और मेरे दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है हर समय, कोई ना कोई कहानी, प्रोजेक्ट, आधी कहानियों से घर भरा हुआ है मेरा। कोई डायरी उठाओगे तो उसमें 3-4 आधी कहानियां मिलेंगी। तो मेरे प्रकाशक कहता है कि आप अधूरी कहानियां दे दीजिए, हम वही छाप देंगे और वो बेस्ट सेलर हो जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा अधूरी कहानियां। हाँ, तो मेरे पास बहुत आधी रचनाएं और आधी स्कीम बहुत है मेरे पास, लेकिन मेरी फिर भी ये है कि अगर मैं किसी चीज पर काम शुरू कर दूं तो फिर मैं आधी रात में उठ के भी उस पर लिखती हूँ, और 3 से 4 बजे तक लिखा, उसके बाद 4 बजे फिर सो गई, फिर 8 बजे उठी, इस तरह से होता है। और वो तो है कि दिमाग में सूत्र उसका धागा चलता रहता है। आजकल मैं एक बड़ी मजेदार कहानी लिख रही हूँ बंदरों के ऊपर। जी मैम, वो क्या है कि बंदर जो तरह तरह के जगह के बंदरों से रिश्ता शुरू हुआ, मथुरा से शुरू हुआ, तो अब तो बंदरों तक आप पहुंच रही हैं। बंदरों पे काम कर रही थी, तो भाई मथुरा में बंदर बहुत होते हैं, और यूपी क्या है, इलाहाबाद में भी बंदर बहुत होते हैं। जहाँ हनुमान जी का मंदिर होता है, जहाँ मिठाई की दुकानें होती है, वहाँ बंदर आ अभी आपने मुझे बताया था कि जयपुर के मंदिर भी, जयपुर में भी हुआ, बंदर मेरे का लगन ले गया हाथ से। तो मैं लिख रही, तो मैं लिखते हुए एंजॉय भी कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे वो चीजें लिखना बहुत बुरा लगता है जिसको लिखते समय मुझे नींद आ जाए या बोर हो जाऊँ मैं, तो मैं ऐसी चीज नहीं लिखना चाहती। तो जब लिखते वक्त नींद आए तो इसका मतलब आप खुद ही बोर हो रहे हैं, हाँ, तो दूसरा क्या पड़ेगा, दूसरा क्या पड़ेगा। तो मैं हमेशा मानती हूँ कि लेखन से हमें थोड़ा सा आनंद लोगों को देना चाहिए, और लोगों को थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ, जीवन जीने के लायक है। ऐसा नहीं कि कहानी पढ़ी या उपन्यास पढ़ा किसी पाठक ने और उसके वो फांसी की रस्सी ढूंढने के चीज चला गया, ये मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जीवन जीने योग्य रहे। मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें पड़ी है, मेरे अपने जीवन साथी को खो दिया, तो अब तो मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। लेकिन मैं अपने मन किताबों में लगाती हूँ, लिखने पढ़ने में लगाती हूँ, और अपने इरादों में लगाती हूँ। रवि जी और आप में अगर कुछ विषमताएं थी तो उसमें समानता ये थी कि आप दोनों राइटर थे। हाँ, ये थी, विषमताएं बहुत थी। हाँ जी, विषमताएं तो इतनी ज्यादा थी जो कि होनी चाहिए, क्योंकि
अगर कार्बन कॉपी बनते हैं ना एक दूसरे की तो जीवन बहुत बोर हो जाता है। और हम कार्बन कॉपी बिल्कुल नहीं थे जैसे, मतलब व्यक्तित्व में भी और कृतित्व में भी इन दो लिखते थे ना, तो हमेशा समाज के निचले तबके के बारे में लिखते थे। खुदा से सलामत है उनका उपन्यास है, रानी डे रोड उनका उपन्यास है, और जो कहानियां गरीबी हटाओ वगैरह कहानियां सब मैं नहीं लिखती। मुझे इतना गरीबी के बारे में लिखने का मेरा शौक नहीं है। मैं ज्यादा स्त्री के मन में झांकती हूँ जी, या बच्चों के मन में, या स्त्री के मन में, या परिवार की जो परिवार का जो माहौल होता है, मैं उसमें से विषमताएं पकड़ती हूँ, है ना। तो जो मैंने देखा, या फिर मैं लड़कियों की बातें लेती हूँ, क्योंकि मैंने 40 साल शिक्षा जगत में बिताए हैं, तो मैंने बहुत लड़कियों को देखा, बहुत उनका मनोविज्ञान देखा है लड़कियों का, तो मैं ज्यादातर इन चीजों पर लिखती हूँ। और मुझे वो नहीं अट्रैक्ट करता कि मैं कोई पॉलिटिकल बात लेके बैठ जाऊँ। मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, तो मुझे पॉलिटिक्स बहुत बोर करता है, सच्ची बात। और जो आज स्त्री लिख रही हैं, हाँ। स्त्री लेखिकाएं हैं, बहुत अच्छा लिख रही है हाँ, आजकल। उनके बारे में आप कुछ कहें, आपकी पसंद की लेखिकाएं। हाँ, ऐसा है, आजकल लड़कियां बहुत अच्छा लिख रही है, बहुत बोल्डली लिख रही है। और मैं नई लेखिकाओं में तो मैं ये कहूँगी भी मीनाक्षी सिंह और अलका सरावगी और गीताश्री, गीतांजलि श्री और वंदना राग और मनीषा कुलश्रेष्ठ, और आप समझे कि एक है आकांक्षा पारे काशिफ, ये रश्मि भारद्वाज, सब बहुत अच्छा लिख रही है लड़कियाँ। तो मुझे बहुत आशा है कि लेखन जो है इस समय पूरी तरह से महिलाओं के हक में है। तुम ये देखो जी, इस बात की खुशी हमें होनी चाहिए ना, सेलिब्रेशन का टाइम है ये। हाँ, क्योंकि ये न केवल लिबरेशन हो रहा है स्त्री का समाज में, साथ ही साथ उसका कहीं ना कहीं लिबरेशन राइटिंग में भी है। अब वो ठीक है कि समाज में कहीं महिला के प्रति हिंसा भी बहुत है, ये मैं नहीं कहती कि हिंसा नहीं है, लेकिन वो भी एक प्रतिशत है, और 1% उन औरतों का भी है जो लगातार बोल्डली अपनी बातें कह रही है। 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, हाँ। 21वीं सदी में हम पहुंच गए हैं जी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अगर हम स्त्रियों की दशा की बात करते हैं तो क्या आपको उससे संतुष्टि है जो हो रहा है, जो लिखा जा रहा है? चाहे वो अभी तो बहुत लेखिकाएं, चाहे देखो ये लिखना और कलाओं का जो जगत है ना, इसमें कभी कोई चीज संपूर्ण नहीं होती। जैसे कि आप समझे कि हमने एक उपग्रह छोड़ा और वो पहुंच गया, मंगल ग्रह तक पहुंच गया, ये काम विज्ञान बता सकता है कि ये यहाँ तक कर काम समाप्त हुआ है, इसके आगे कब करेंगे। साहित्य और कला में ऐसी समाप्ति वाला कोई समय नहीं आता है। 21वीं सदी में भी अभी बहुत गैप्स है, बहुत कुछ करना बाकी है ना। भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा जीवंत होनी चाहिए। देखिए आज का जो मनुष्य है, वो अगर आप उसके सामने पांडित्यपूर्ण भाषा बोलोगे ना तो वो नहीं सुनेगा। वैसे जैसे मंत्र हमारी समझ नहीं आते, तो पंडित जी मंत्र बोलते हैं, अरे मेरी समझ में तो स्वाहा आता है और कुछ नहीं आता, बिल्कुल, है ना। तो इसी तरह से अगर भाषा को आप मुश्किल बनाओगे तो कोई हिंदी पढ़ने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक हिंदी को लाए हैं कि लोग किताबें हिंदी की खरीदते और पढ़ते हैं, और अगर हमने फिर से मुश्किल हिंदी लिखी, है ना, तो फिर दूर हो जाएगा, तो फिर युवाओं को जोड़ना मुश्किल हो आचार्य जाएगा। रामचंद्र शुक्ल वाली हिंदी लिखी अगर हमने, कोई नहीं पढ़ेगा। और आज के समय तो में इसीलिए ऐसे समय में जो नए लेखक ताजी हिंदी लिख रहे हैं, जिसे नई वाली हिंदी तुम कहती हो, अगर वो लिख रहे हैं उसमें तो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि किताबों का पढ़ा जाना बहुत जरूरी है, तभी ये पता चलेगा कि उनमें क्या लिखा है। तो नई हिंदी में जब हम बात करते हैं तो उसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। हाँ, स्वीकार करना चाहिए वहां तक जहाँ तक कि वो शिष्ट है। जहाँ वो अशिष्ट होती है वहाँ थोड़ा सा हमें भेदभाव करना पड़ेगा। ये हमारी अपनी सोच और समझ पर ही डिपेंड करता रहेगा कि भी हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, और हमारी पर्सनल पसंद या नापसंद पर निर्भर करेगा कि हम कैसी चीज पसंद कर रहे हैं। ये एक जिम्मेदारी की भी बात है, ये कलाकार की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लेखन से कोई विघटन न करे। तो मैम अभी तक आपने इतना कुछ लिखा, अभी ऐसा कुछ तो लिखना बाकी है आपके अंदर। अगर मैं जीते जी इलाहाबाद की बात करती हूँ, आपने लिखा, तो क्या इलाहाबाद उस पुस्तक के आने के बाद आपके मन से निकल गया या अभी शेष का नहीं, अभी तरह बहुत बाकी है? अभी बहुत है। जैसे किसी के अंदर अपना होम टाउन होता है, गृहनगर होता है, तो मेरे अंदर भी
अपना इलाहाबाद जो है लगातार लहरें मारता रहता तो है। इलाहाबाद का भी और शेष कथा बाकी है। अभी इलाहाबाद की शेष कथा भी बाकी है और अभी भी मैं काम कर रही हूँ। एक उपन्यास मुझे लिखना है जो मैं अपने पिता के चरित्र पर लिखना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे पिता बहुत ही विशिष्ट और विलक्षण किस्म के व्यक्ति थे, बहुत विद्वान थे, उनका बहुत मेरे ऊपर प्रभाव है। और मैं ये मानती हूँ कि सभी मानते हैं अपने अपने पिता को विलक्षण, लेकिन मेरे पिता बहुत विद्वान भी थे, इसलिए मुझे वो बहुत याद आते हैं और उन्होंने मेरा निर्माण किया एक तरह से। उन्होंने ही मुझे किताबों की ओर मोड़ा इतना ज्यादा और साहित्य की ओर मोड़ा। तो अभी मैं अपने पिता पे एक उपन्यास लिखना चाहती हूँ और कई तगड़ी कहानियां लिखना चाहती हूँ मैं अभी। तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है। मैम जैसे कि अक्सर ना हमें कहते हैं कि औरतों का क्या है, स्त्रियों का क्या है, वो जब लिखती हैं तो अपने परिवार और रिश्तों के बारे में लिखती हैं। तो फिर नहीं, ये नहीं, तो देखिए, जब बहुत हम बड़ी परिवार संस्था- से ही बंधे ये हैं, बात नहीं है इतनी बड़ी परिवार ही। संस्था है। अब स्त्री कामकाजी स्त्री है, अब स्त्री जगह जगह जाती है, अकेली भी रहती है, ट्रांसफर हो जाता है, पति को छोड़कर, परिवार को छोड़ के दूसरे शहर में जाकर वो काम करती है, कैरियर बनाती है अपना। स्त्री की तो अपार संभावना तो है। ऐसा लिखने में कोई बुराई भी तो नहीं है। तो जो लोग स्त्री की आलोचना नहीं, करते हैं, देखिए परिवार के बारे में देखिए एक सीमा तक हम लिखते हैं, क्योंकि पारिवारिकता कहीं न कहीं हमारी कलात्मकता को थोड़ा सा कुंद करती है ना। तो हम हर समय परिवार की ही बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब परिवार का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है। दायरा विस्तृत हो। अब मैं यहाँ आई हुई चंडीगढ़, अब मुझे यहाँ जंगल में छोड़ दीजिए, मैं हरियाली देखूंगी, मेरे अंदर नए किस्म के सवाल पैदा होंगे। तो आज स्त्री का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया। स्त्री ऑटो चला लेती है, स्त्री हवाई जहाज चला लेती है, स्त्री पनडुब्बी चला रही है। तो कौन सा ऐसा काम है जो स्त्री नहीं कर रही है? वो सब बातें व्यर्थ हो गई कि स्त्री घर चलाती है, पुरुष बाहर चलाता है। अब वो बातें खत्म हो गई है। मैम आप चंडीगढ़ आए हो, चंडीगढ़ से और आपका और रविंदर जी का रिश्ता बहुत पुराना है। तो इस पर मैं जरूर कुछ सुनना चाहूंगी कि जब आप यहाँ मिले, हाँ, आए मैं और यहाँ जब से आई और ये सुखना झील के किनारे Nostalgic बैठे हो रहा हैं, होगा। तो मुझे बार बार रवि याद आ रहे हैं और बार बार चंडीगढ़ की अपनी पहली यात्रा याद आ रही है, जब 1965 में 30 जनवरी को मैं यहाँ आई थी। तब कहानी सवेरा नाम की पंजाब यूनिवर्सिटी में गोष्ठी हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ हिंदी विभाग में थे और डॉक्टर इंदिरा प्रधान हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं आई थी। मैंने कहानी पर नई जो तुम आज नई वाली हिंदी की बात कर रहे हो, उस जमाने में हम जो बात करते थे आज की कहानी पर मैंने पर्चा पढ़ा था और नामवर सिंह जी ने कहा था कि आज का सबसे अच्छा पर्चा ममता अग्रवाल का है। तो मुझे बहुत खुशी हुई बड़ी थी बात है। और उसी दिन मुझे पहली बार रविंद्र गालिया मिले थे और बस में हमने साथ साथ सफर किया दिल्ली तक। हमारी दोस्ती हो गई और दोस्ती ऐसी हो गई कि हम रोज शाम को कनॉट प्लेस में मिलने लगे और वो दोस्ती फिर धीरे धीरे विवाह में परिवर्तित हो गई, है ना। तो हम लोग दो ध्रुवों का मिलन। चंडीगढ़, हाँ चंडीगढ़ में ही हम मिले थे और आज चंडीगढ़ में आई हूँ और रवि यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी यादें यहाँ पर सारी जगह पे खुशबू फैली हुई है मैम उनकी। तो उसके बाद बीच में रविंदर जी के साथ कभी आपका चंडीगढ़ आना नहीं, मैं कई बार आई हूँ। मुझे माधव कौशिक जी ने इसी लिटरेरी प्रोग्राम में सोसाइटी में कई बार बुलाया, मैं कई बार उनके साथ आई हूँ और अभी खूब एंजॉय किया है। आपने कविता लिखना क्यों छोड़ा? कविता लिखना छोड़ा नहीं है, अभी भी मेरी डायरी में 15-20 कविताएं हैं, मैंने छपवाना छोड़ दिया है, क्योंकि वो क्या है कि इतनी विधाओं को संभालना मुश्किल है। अच्छा मुझे ये लगा, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी कविताएं जो है संकलित करके और एक संकलन और निकालूं। जी मैम, बिल्कुल जरूरत है। बस थोड़ी सी और हो जाए। पाठक चाहते हैं कि हाँ, आपकी कविताओं की मेरे पुस्तक पास कब आए। 15-20 कविताएं डायरी में पड़ी हुई है, जो अभी ना छपी है ना कुछ हुआ है, लेकिन वो रखी हुई है। मैं जब भी कभी खुश होती हूँ या व्यथित होती हूँ तो मैं कविता लिखती हूँ। तो अब आज आप खुश हैं, चंडीगढ़ में हैं, तो चलते चलते कोई कविता आपके जहन में आ रही हो? हाँ, मैं तो सुनाती हूँ सुनाना आपको। मैम अपनी एक कविता के साथ। हाँ, ये एक कविता है दोस्ती। जैसे दवाओं की वैसे दोस्तियों की भी एक तारीख होती है निष्प्रभावी होने की। वो कहीं लिखी नहीं होती, हम नहीं पूछ सकते 2019 के दोस्त थे कि तुम 2023 में कहाँ रहोगे। समझदार दोस्त जाते हुए अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ जाते माचिस की डिबिया के सिवा। वे नहीं रखते हमारी चिट्ठियां अंदर या बाहर की जेब में। वे बहुत अच्छे पति और पिता बनते जाते हैं, दुनिया समाज के रिश्ते निभाते हैं। हम भी कोई नष्ट नहीं होते, मर्मांतक कष्ट नहीं होते। हम दाएं की जगह
बाई करवट सोने लगते हैं। मोबाइल के सन्नाटे को नींद की गोली मानते हैं। सपनों में वो कभी कभार दिखाई दे जाता है, हम उसकी तरफ पीठ कर लेते हैं। आखिरकार एक इतवार हम सफाई के नाम पर कुछ किताबें अगली कतार से उठाकर पिछली कतार में सरका देते हैं। क्या बात है मैम, बहुत सुंदर कविता। इस कविता में आज और कल दोनों शामिल हैं। जी बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कविता है। यही हम चाहते हैं, हमारे आपके पाठक यही चाहते हैं कि आप कविताओं की पुस्तक हमारे अच्छा, लिए लेके आओ, जी, जी। क्योंकि ये ये अच्छा गद्य आप सुझाव है, बहुत अच्छा आपके- सुझाव है। बिल्कुल आपके संस्मरण और उपन्यास सब पढ़ रहे हैं, लेकिन अब कविता की हाँ इच्छुक नहीं, हैं बहुत पढ़ने अच्छी की। बात तुमने कही। इससे मुझे एक तरह का पुनर्जीवन दे रही हो तुम। मैम को सुनना, मैम हाँ। को पढ़ते हुए देखना, मैम को सिग्नेचर करते हुए देखना, स्टॉल पे अपनी पुस्तकों के बीच में देखना, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे कुछ पल आज ममता मैम के साथ मिले। और तो मैं क्या हूँ, मेरा मन करे कि मैम को मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊं और रात को वहीं मैम के साथ बैठूं। बेशक मैम बोर हो जाए, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि मैम मेरे साथ चले, क्योंकि